गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना लास्ट हम लोगों ने चैप्टर क्लोज किया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, राइट। आज फ्रेंड्स नया चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। यहां पर फ्रेंड्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो जो प्रोविजंस हैं, राइट, किसको फाइल करनी है, कितने टाइम में फाइल करनी है, क्या लेट फाइल कर सकते हैं, क्या करेक्शन पॉसिबल है, सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे। किसको पैन के लिए अप्लाई करना है, कहां कहां पैन कोड करना है, असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा, राइट, असेसिंग ऑफिसर की वहां पर क्या क्या पावर है, वो क्या क्या कर सकता है, कुछ कुछ चीजें जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, सारा कुछ फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स आज ये कंप्लीट नहीं होगा तो अगली क्लास और जाएगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। पहला पॉइंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139(1). सेक्शन 139 में फ्रेंड्स प्रोविजन लिखे हुए हैं सारे। 139(1) जो बताता है जी हमें रिटर्न कितने टाइम में फाइल करनी है। अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सर्टेन इंडिविजुअल एंड एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया। दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन एंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टैक्स पेयर, इनकम लेवल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मैंडेटरी फाइलिंग फॉर कंपनीज एंड फर्म, अगर कोई कंपनी है या फर्म है तो उसको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी है, राइट, उसको रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, उसमें कोई छूट नहीं है। एवरी कंपनी पार्टनरशिप फर्म मस्ट फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम रिगार्डलेस ऑफ द वेदर दे हैव टैक्सेबल इनकम और इनकर्ड अ लॉस। चाहे उनकी इनकम हो या लॉस हो, वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। दूसरा, मैंडेटरी फाइलिंग फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को मैंडेटरीली कब फाइल करनी है। एनी इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी इनकम एक्सीड करेगी कितने से, 4 लाख रुपए से। 4 लाख की क्या है अपनी, 4 लाख की लिमिट है जहां तक कोई टैक्स नहीं लगता। 4 लाख तक मेरी बेसिक एग्जेम्पशन है। तो अगर किसी की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन तक है, कौन है वो इंडिविजुअल, कौन है वो एचयूएफ, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ पर स्लैब अप्लाई होता है। तो जिनकी भी इनकम 4 लाख रुपए तक है इंडिविजुअल एचयूएफ की, उनको कोई आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो कंपनी, फर्म मैंडेटरी, इंडिविजुअल एचयूएफ 4 लाख के ऊपर मैंडेटरी। 4 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और भी लिखा है, राइट। एनी इंडिविजुअल एचयूएफ मस्ट फाइल अ रिटर्न इफ देयर ग्रॉस टोटल इनकम, यहां बोल रहे हैं फ्रेंड्स ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। तो मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है, टोटल इनकम नहीं देखनी। दोनों में फर्क क्या होता है फ्रेंड्स, आई होप पता होगा, राइट, आई होप पता होगा। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A की जब मैं डिडक्शंस देता हूं तो उसके बाद मेरे पास जो इनकम आती है वो होती है मेरी टोटल इनकम, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से मुझे देना है बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, D, EC, F, G, 54GA, 54GB एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। देखो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, सपोज मैंने देखा जी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आई 3,50,000 रुपए। मैंने डिसाइड किया कि मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, इसकी वर्किंग चेक करो, ये ग्रॉस टोटल इनकम आई कैसे। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आई, इसके अंदर सैलरी थी 2,50,000 रुपए की, इसके अंदर सैलरी 2,50,000 रुपए थी। बाकी इसके अंदर था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो मेरा आया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था अंडर सेक्शन 112 वाला केस था, राइट, जिस पर 12.5% टैक्स का रेट लगता है। अगला चैप्टर फ्रेंड्स अपना कैपिटल गेन का ही है, ठीक है।
तो कैपिटल गेन मेरा वहां पर आया था जी 10 लाख रुपए का, 10 लाख का मेरा कैपिटल गेन आया था। एंड फ्रेंड्स कैपिटल गेन के चैप्टर में आप देखोगे कि कैपिटल गेन के अंदर आपको टैक्स बचाने के लिए, इस गेन से टैक्स ना देना पड़े उसके लिए अंडर सेक्शन 54 की सीरीज है पूरी, वहां पर कुछ एग्जेम्पशंस हैं। वहां पर बताया गया है कि इस पैसे को, जो भी आपका ये गेन आया है या जो भी आपकी सेल हुई है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की होगी, आपने कोई एसेट सेल की होगी जिसकी वजह से गेन आया, उसको आप इन्वेस्ट कर दो, कहीं पे लगा दो। वो उन सेक्शंस में बताया हुआ है, 54 की पूरी सीरीज है, उन्होंने बताया कि कहां पर पैसा लगाना है, कितने टाइम में लगाना है, तब आपको कितने की छूट मिलेगी, राइट। तो सपोज बंदे ने उस 54 सीरीज का, राइट, सेक्शन 54 सीरीज का, मैं आगे पूरे सेक्शन नहीं लिख रहा हूं, बट उस 54 की सीरीज के फ्रेंड्स एग्जेम्पशन ले ली। कितने की ले ली उसने जी, यहां पर ली सपोज कितने की, यहां पर उसने 9 लाख रुपए की ले ली, इन्वेस्ट करके ले लिया 9 लाख। बिल्कुल आप इसको पूरा छुड़वा सकते हो, और ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जो कैपिटल गेन आए वो टैक्सेबल ना हो, उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा दो आप, राइट। तो 9 लाख रुपए की इसने छूट ले ली, और 9 लाख की छूट ले लेने के बाद कैपिटल गेन जो टैक्सेबल हुआ वो 1 लाख रुपए का हुआ, और इस तरह से फ्रेंड्स मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बनी 3.5 लाख रुपए की। तो सेक्शन 139(1) में क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि आपको जो ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है वो बिफोर क्लेमिंग दिस एग्जेम्पशन देखनी है। आपको ये वाली जो डिडक्शन है, राइट, आपको इस डिडक्शन को, इस छूट को कंसीडर नहीं करना है जब आप इस 3.5 लाख 4 लाख की कैलकुलेशन करोगे। तो यानी कि ये 9 लाख रुपए 3.5 लाख में से हटा के आए हैं, तो आप इस 9 लाख को यहां पर ऐड कर दो। वो कह रहा है इस 9 लाख को वापस से ऐड कर दो। अगर आपने इस तरह की कोई छूट ली है उसको वापस से ऐड बैक कर दो। तो देखो जी कितना बना, मैंने कहा जी अब बना जी 12,50,000। ये चेक करो क्या ये बेसिक एग्जेम्पशन जो होती है 4 लाख की, राइट, 4 लाख की डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 4 लाख की, अगर पर्सन ऑप्शनल टैक्स रिजीम में है तो 2.5 लाख की है ये, राइट। तो अगर ये बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा अमाउंट है तो उस केस में फ्रेंड्स मेरे को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो मेरे को फ्रेंड्स केवल ग्रॉस टोटल इनकम को नहीं देखना, ग्रॉस टोटल इनकम को नहीं देखना। अगर उस ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन में 54 सीरीज की कोई छूट ली गई है, राइट, कोई बेनिफिट लिया गया है, तो आपको उस बेनिफिट को रिवर्स कर देना है, रिवर्स उस बेनिफिट को हटा के चेक करना है। हटा के चेक किया मैंने तो 10 और 2 12, 12.5 लाख की मेरी अर्निंग निकल के आ गई, 12.5 लाख की मेरी अर्निंग निकल के आई। तो अब जी आपकी ये क्रॉस हो गई 4 लाख, आपको राइट आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है जी, क्लियर है, आई होप ये पॉइंट। चलो जी, देन फ्रेंड्स राइट यही लिखा हुआ है, देखो सेक्शन 54 की पूरी सीरीज है, 54, 54B, 54D, 54EC, F, 54G, 54GA, पूरी 54 की सीरीज है। इसमें सारे आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसमें से जो सेक्शन आपके कोर्स का पार्ट है वो आपको कैपिटल गेन में मिलने वाले हैं अगले चैप्टर में, राइट। जैसे एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 455 फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 विद नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं है, राइट। 2,04,55,000 की उनकी ग्रॉस टोटल इनकम है। ऑल दो टैक्स लायबिलिटी इज निल, 4,55,000 पे क्या कोई टैक्स बनेगा? आंसर इज नो, 455 पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जो टैक्स बनेगा उस पर रिबेट मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली टैक्स तो बनेगा बट मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा, मेरे को रिबेट मिल जाएगी, राइट। सेक्शन 87A की 87A की रिबेट लेने के बाद यहां पर 455 पे 0 टैक्स, फिर भी मेरे को आईटीआर मैंडेटरी है। तो मैं ये नहीं बोल सकता जी मेरा कोई टैक्स नहीं बनता इसीलिए मैं कोई आईटीआर फाइल नहीं करूंगा, मैंडेटरी नहीं है। टैक्स बनना, राइट, टैक्स बनना कंडीशन नहीं है। 4 लाख क्या आपकी इनकम क्रॉस हो गई? इफ आंसर इज यस, अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो 2.5 लाख क्या आपकी इनकम क्रॉस हो गई? इफ आंसर इज यस, राइट, यू हैव टू मैंडेटरीली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है जी। और उसमें फ्रेंड्स बस ये ध्यान रखना है 54 सीरीज के कोई बेनिफिट लिए उसको आपको रिवर्स कर देना है और फिर चेक करना है क्या 4 लाख क्रॉस हो रहा है, राइट। चलो जी, फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स मतलब मैं किसी और के बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर रहा हूं। जैसे कोई माइनर है, माइनर खुद अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकता तो कौन फाइल करेगा उसके बिहाफ पे? उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करेंगे,
राइट। तो उस केस में मैं अगर अपने बच्चों की रिटर्न फाइल करता हूं, मेरे बच्चों की इनकम आ जाए, वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, मैं उनकी रिटर्न फाइल करूंगा, तो मैं कौन हो जाऊंगा? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। मैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होऊंगा, मैं खुद एसएससी नहीं हूं, मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। ए पर्सन एसेसेबल ऑन बिहाफ ऑफ अनदर सच एज गार्जियन, पेरेंट मस्ट फाइल रिटर्न इफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द पर्सन they represent exceeds the exemption limit before claiming specific exemptions। ठीक है, तो अगर वो भी इनकम 4 लाख क्रॉस कर गई, लिमिट लिखा 4 लाख नहीं है, लिखा है कि बेसिक एग्जेम्पशन जो है वो क्रॉस कर जाए, तो अभी बेसिक एग्जेम्पशन 4 लाख है, अगले साल कुछ और हो जाएगी, तो आपको वो देखनी है। तो जब भी जो लिमिट होगी वो आपको चेक करनी है। अभी आपके लिए 4 लाख, ऑप्शनल में 2.5 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल मिस्टर एक्स माइनर सन हैज इनकम फ्रॉम फिल्म एक्टिंग। बच्चा है, फिल्म में एक्टिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। अमाउंटिंग टू ₹6 लाख रुपए की अर्निंग हो गई। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन। मिस्टर एक्स को फाइल करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंट विद फॉरेन एसेट्स। रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब मैं इंडिया में रहता हूं। रेजिडेंट कब बनूंगा? जब याद होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। पिछले साल में मैं 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हूं। मैं कई बार बीच बीच में ऐसी चीजें बोलता रहता हूं जिससे आपके पुराने चैप्टर थोड़े रिकॉल हो जाए, राइट। तो आपका फ्रेंड्स, राइट, पिछले साल में जिस साल की असेसमेंट हो रही, जिस साल की आप इनकम असेस कर रहे हो, जिस साल में आप इनकम निकाल रहे हो, इनकम कमा रहे हो, जिस साल की बात हो रही है, राइट, उस साल में आप 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में थे, या फिर 60 प्लस उससे पिछले और 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में थे, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। एक जनरल कंडीशन है, राइट। तो जो भी पर्सन रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट, इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि इसके अंदर NOR की बात नहीं हो रही। हमने देखा रेजिडेंट के केस में 2 केस, ROR, NOR। तो NOR की बात नहीं हो रही, वो बात कर रहा है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कौन कौन? इंडिविजुअल HUF इन इंडिया मस्ट फाइल रिटर्न इफ एनी time during the previous year they hold any asset including financial interest in any entity outside India or have signing authority in any account located outside India। वो कह रहे हैं आपकी कोई भी आउटसाइड इंडिया एसेट है, आपकी कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इंडिया के बाहर, तो आपको अपनी ITR इंडिया में फाइल करनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम निल है, आपकी कोई अर्निंग नहीं है, फिर आपके ऊपर वो लिमिट अप्लाई नहीं होती। अगर आप फॉरेन एसेट होल्ड करते हो, आप रेजिडेंट हो, कौन से वाले? रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR की बात नहीं हो रही। आप ROR हो और आपकी इंडिया में चाहे इनकम जो मर्जी है, लेकिन अगर आप बाहर कोई एसेट होल्ड करते हो, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका, या फिर बाहर कोई अकाउंट चल रहा है, बाहर कोई अकाउंट मेंटेन होता है जिसके अंदर आप साइनिंग अथॉरिटी हो, राइट, आपको बाहर किसी इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है, उसमें साइनिंग अथॉरिटी बनाया हुआ है, in that case also you have to mandatorily file your income tax return। उसमें कोई चॉइस नहीं है, आप उसमें लिमिट भी चेक नहीं करोगे। ठीक है जी। फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस, कुछ आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस किए हैं, तब भी आपको ITR फाइल करना है। आप ये नहीं बोलोगे जी मेरी इनकम तो 4 लाख से कम है, 4 लाख से कम है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवाया है पैसा, राइट, किसी भी बैंक में, चाहे आपका अकाउंट हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, आपने जमा कितना करवाया है? 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा रुपया जमा करवाया है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है, कोई चॉइस नहीं है। फॉरेन ट्रैवल, आपने पिछले साल में फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, 2 लाख से ज्यादा का अगर खर्चा किया है फॉरेन ट्रैवल पे, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर आप पिछले साल, जिस साल की हम लोग बात कर रहे हैं, इनकम देख रहे हैं, उस साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आए हैं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा के आए हैं, पूरे साल का टोटल, हर महीने का नहीं, पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा किया है। 1 लाख का मतलब कितना हो गया, राइट, 8,000 रुपए पर मंथ से ऊपर। 8,000 रुपए पर मंथ से ऊपर फ्रेंड्स, पता है कब आएगा? जब आपके घर में कम से कम 2 AC चलते हो, अच्छे से लाइटिंग वगैरह हो, मतलब कम से कम आपका 3 बेडरूम सेट तो होना चाहिए। मतलब 8,000 रुपए का बिल लाने के लिए ना आपका 3 बेडरूम सेट होना जरूरी है। और मतलब ऐसा एक्ट में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कितना बिल आता है, राइट। 3-4 बेडरूम सेट होना जरूरी है, 2 AC जरूर चलते हो आपके अच्छे से, तब आएगा आपका 8,000 के आसपास का बिल,
या 8,000 क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपकी अर्निंग अच्छी है। आप 4 लाख कैसे बोल सकते हो? आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा जमा कराओ, सेविंग में 50 लाख या उससे ज्यादा पैसा जमा कराओ, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करो, या इलेक्ट्रिसिटी पर आपका पूरे साल का 1 लाख या उससे ज्यादा का खर्चा हो जाए, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एडिशनल फाइलिंग रिक्वायरमेंट एज पर रूल 12B। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी बिजनेस टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर गई, आपका बिजनेस है उसकी टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर गई, या फिर टीडीएस टीसीएस कलेक्शन, राइट, आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज्यादा का कटा है, आपका टीडीएस कट गया 25,000 से ज्यादा का, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा का आपका टीडीएस कट गया है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी इनकम 4 लाख तक ही है, मेरी इनकम 4 लाख से कम है, मैं नहीं फाइल करता। कोई बात नहीं, 4 लाख तो एक बेसिक सी बात है, बाकी सारी चीजें बहुत सारी यहां पर लिखी हुई है, राइट। अलग अलग केस, कौन कौन से केस फ्रेंड्स, अलग अलग कौन कौन से केस? पहला बता दिया जी मैंडेटरी फाइलिंग, कि जी कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म उनको कोई छूट नहीं है, उनको तो फाइल करनी करनी है। इंडिविजुअल एचयूएफ को बोला जी जो बेसिक एग्जेम्पशन है, अगर आपकी वहां तक की इनकम है तो मत फाइल करो, 4 लाख या 2.5 लाख जो भी एप्लीकेबल है, राइट, और उसके बाद आपको फाइल करना है। ठीक है जी। देन बताया जी कि फाइलिंग रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो, आप किसी के गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, और उस बच्चे की कुछ अर्निंग है तो आपको, और वो अर्निंग अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाए तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है या फिर आप बाहर फॉरेन में कोई आपका अकाउंट है जिसके अंदर फ्रेंड्स आप सिग्नेटरी हो, तो आपको राइट रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कुछ सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स बताए कि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा करवाया, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से रुपया जमा ज्यादा कराया, फॉरेन ट्रैवल पे या फिर आपने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे आप 1 लाख से ज्यादा का पूरे साल में खर्चा कर देते हो, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। एक और बताया कि बिजनेस टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर गई तब भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, या फिर टीडीएस या टीसीएस का कलेक्शन आपका 50,000 25,000, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 क्रॉस कर गया तब भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बिजनेस टर्नओवर 60 लाख क्रॉस करे या फिर प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख क्रॉस करे, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये फ्रेंड सारी चीजें आईटीआर किस किस को मैंडेटरी है। अब कब आईटीआर फाइल करनी है, ड्यू डेट क्या होगी? जनरली फ्रेंड्स जो ड्यू डेट होगी वो 31 जुलाई होगी, सबके लिए 31 जुलाई, सबके लिए क्या 31 जुलाई जनरली, राइट। रिटर्न टू बी फाइल्ड इन जर्नल 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ऑफ द असेसमेंट ईयर मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ऑलरेडी बता चुका हूं। 31, जैसे अभी मैं हमारा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, हमारा अभी चल रहा है 2025-26, तो 31/3/26 को मेरा साल खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2026-27 में, राइट, मेरा क्या शुरू होगा, असेसमेंट ईयर। तो मेरा जो 31 जुलाई पड़ेगा वो 31 जुलाई 26 पड़ेगा। 31 जुलाई 26 मतलब मेरे असेसमेंट ईयर में पड़ा, राइट, इसीलिए इसको बोला जी असेसमेंट ईयर, राइट। या ये कह लो जिस साल की इनकम है उससे अगले साल में 31 जुलाई तक फाइल करना है। हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस द लास्ट डेट शैल बी 31 अक्टूबर। कह रहा है इन जनरल 31 जुलाई है, बट कुछ स्पेसिफिक केस है जहां पर 31 अक्टूबर है। कोई भी कंपनी होगी 31 अक्टूबर, किसी का भी ऑडिट होना है 31 अक्टूबर। ऑडिट कौन से सेक्शन में होना है, कौन से एक्ट में होना है, कह रहे हैं किसी में भी होना हो 31 अक्टूबर, बस यही है फ्रेंड्स। 31 अक्टूबर किसके लिए, कंपनी का, क्योंकि देखो ऑडिट मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट में। कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं होती कि उनको ऑडिट करवाना है नहीं करवाना, चाहे जीरो टर्नओवर है चाहे लॉस है, मैंडेटरी ऑडिट है। तो कंपनी के ऊपर मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि जिसका भी ऑडिट होना है उसको रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर तक। ऑडिट चाहे किसी भी एक्ट में होना हो, चाहे जरूरी नहीं इनकम टैक्स में ऑडिट होना है, जरूरी नहीं इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट होना है। टैक्स ऑडिट की इनकम टैक्स का सेक्शन क्या है, 44AB, बिजनेस के चैप्टर में आएगा, राइट, कि जरूरी नहीं है आपका ऑडिट इनकम टैक्स में ही होना हो, आपका ऑडिट किसी भी एक्ट में होना है। आपके ऊपर जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर रहेगी, अदरवाइज 31 जुलाई रहेगी। अब पढ़ लो, वही निकल के आएगा, 4-6 लाइनों में बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। एवरी कंपनी एसएससी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 एबीसी लिमिटेड हैज टू फाइल रिटर्न अप टू 31/10/26। तो कंपनी एसएससी है 31 अक्टूबर। एनी अदर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड आइदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट। यानी कि अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी आप समझ जाते पॉइंट नंबर 2 से कि
एनी अदर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड, तो यहां ये बोल देते जी एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड आइदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट। और एनी अदर एक्ट में, कंपनीज एक्ट में कंपनी कवर हो जाती। तो मुझे एक्चुअली ये बताने की जरूरत नहीं थी, बट ये लिखा हुआ है अलग से, ठीक है, कि कंपनी भी और कोई एसएससी है उसका ऑडिट होना है, किसी भी एक्ट में ऑडिट अगर होना है तो 31 अक्टूबर। पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, राइट। ये पार्टनरशिप फर्म, इसकी डेट क्या है, इसके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। सपोज इसका टैक्स ऑडिट का केस बन गया, इसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ की है, टैक्स ऑडिट का केस बन गया। इसके दो पार्टनर ए और बी, ए की इनकम पूरे साल की 3 लाख रुपए की, बी की इनकम पूरे साल की 8 लाख रुपए की, राइट। ए की इनकम 3 लाख, बी की इनकम 8 लाख, लेकिन इनकी जो फर्म है इसका टर्नओवर 5 करोड़ का है। तो क्या इस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होगा? यस, ऑडिट होगा। तो इस पार्टनरशिप फर्म की डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर पार्टनरशिप फर्म की डेट 31 अक्टूबर। तो क्वेश्चन आता है ए और बी की डेट क्या होगी? ये कह रहे हैं जी जो पार्टनरशिप फर्म की डेट वही इसकी डेट। अगर पार्टनरशिप फर्म की डेट, राइट है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, अगर इसका ऑडिट नहीं होता तो इसकी भी 31 जुलाई होती, पार्टनर्स की भी, राइट। क्योंकि टैक्स ऑडिट इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो अब ए और बी दोनों ही अपनी रिटर्न कब फाइल करेंगे? 31 अक्टूबर तक। और उसके पीछे लॉजिक बता देता हूं फ्रेंड्स। क्या होता है पार्टनर्स की कैलकुलेशन में, पार्टनरशिप फर्म से जो मिलता है उसमें आप देखोगे फ्रेंड्स, बिजनेस वाले चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलती है उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। उसमें कुछ रेम्यूनरेशन एग्जेम्प्ट हो जाती है, कुछ टैक्सेबल हो जाती है, राइट। तो उसका एक तरीका है फ्रेंड्स, उसका तरीका जो है वो बताया हुआ है बिजनेस के चैप्टर में। तो जब तक यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स पूरे नहीं हो जाते तब तक इनकी रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनकी रिटर्न फाइनली तब होगी जब पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न फाइनल हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म अपनी फाइनल करेगी, देन ए और बी अपनी फाइनल कैलकुलेशन बनाएंगे। इसीलिए ए और बी को वही डेट दे दी गई कि जो तुम्हारी फर्म की डेट वही तुम्हारी डेट। बट ऐसा मन नहीं है, मान लो फर्म का टैक्स ऑडिट नहीं है, मान लो फर्म का टैक्स ऑडिट नहीं है, फर्म की टर्नओवर मान लो 80 लाख की आई, 80 लाख की फर्म की आई, तो फर्म की डेट क्या होगी? 31 जुलाई, ठीक है। इसके दो पार्टनर ए और बी, अभी देखने में क्या लग रहा है कि इन दोनों की भी 31 जुलाई। बट अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। ए का अपना एक अलग बिजनेस भी है, ए का अपना एक अलग बिजनेस भी है, राइट। उस बिजनेस की टर्नओवर 5 करोड़ की है। ए का अपना एक अलग बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ की है। ए के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया इंडिविजुअली, पार्टनरशिप फर्म पे नहीं हुआ, लेकिन ए के ऊपर इंडिविजुअली टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया। उस केस में क्या होगा? टैक्स ऑडिट पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है? नहीं, 31 जुलाई। लेकिन ए की जो डेट है वो क्या होगी? 31 अक्टूबर। और बी की डेट क्या होगी? 31 जुलाई, क्योंकि बी का तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बी तो अलग है, बी अलग है। तो बी के ऊपर क्या डेट अप्लाई होगी फ्रेंड्स? बी के ऊपर 31 जुलाई, क्योंकि बी की इनकम कितनी है? अच्छा, बी की इनकम 8 लाख है, वो ठीक है, मैंडेटरी फाइल करनी है, राइट, मैंडेटरी फाइल करनी है। और 31 जुलाई तक इसकी 3 लाख है इनकम, मैंडेटरी फाइल नहीं करनी, राइट, मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इनकम कितनी है? 3 लाख। लेकिन ऑडिट एप्लीकेबल हो गया फ्रेंड्स, ऑडिट एप्लीकेबल हो गया। अब 31 अक्टूबर तक उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, राइट। टर्नओवर, बिजनेस की टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर गई, आ गया ना, राइट। तो बिजनेस की टर्नओवर 60 लाख क्रॉस करेगी, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी इसको भी। इसकी टर्नओवर कितनी? 5 करोड़, बट इनकम 3 लाख, तो रिटर्न फाइल करने से बच नहीं सकता। और डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर, ठीक है। तो हर पर्सन की अलग अलग देखनी है हमें। बट यस, अगर किसी रीजन से पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया या कोई और ऑडिट एप्लीकेबल हो गया, तो उस केस में ए और बी दोनों की डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, देन बात आती है फ्रेंड्स रिटर्न ऑफ लॉस। मैंने बात किया अभी सेक्शन 139 ब्रैकेट 1, रिटर्न ऑफ इनकम, कि इनकम की मेरे को रिटर्न फाइल करनी है। तो क्या रिटर्न ऑफ लॉस भी मुझे फाइल करना है? रिटर्न ऑफ लॉस सेक्शन 139(3) बोलता है जी, कहता है जी 139(3) ऑफ इनकम स्पेसिफाई दैट इफ टैक्स पेयर इनकर्स अ लॉस इन सर्टेन इनकम कैटेगरीज एंड इंटेंड टू कैरी फॉरवर्ड, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंड टू कैरी फॉरवर्ड, उसका लॉस है, पिछला चैप्टर हमने किया था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, लॉस है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है,
द लॉस टू फ्यूचर ईयर्स दे मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ लॉस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। यानी कि अगर मेरा 25-26 की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, 25-26 मेरा लॉस आ गया 5 लाख रुपए का, क्या बेसिक एग्जाम्पशन 4 लाख से ज्यादा हो गई इनकम? नहीं, लॉस है ये तो, 5 लाख का लॉस आ गया, राइट। मुझे मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी है, मैंडेटरी फाइल नहीं करनी, लेकिन वो कह रहा है सेक्शन 139(3) कि अगर आपको इस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको याद होगा बिजनेस लॉस 8 ईयर्स तक, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर की इनकम आएगी उससे सेट ऑफ कर सकते हो। तो वो कह रहा है जी अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है आपको, क्योंकि अगर आपने रिटर्न छोड़ दी, आपने सोचा मेरा तो लॉस है, मेरी तो इनकम ही नहीं है, मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं, तो आपका ये लॉस जो है ना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मेरे को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। दिस एंश्योर दैट लॉस कैन बी वैलिडेटेड बाई असेसिंग ऑफिसर। तो होता क्या है फ्रेंड्स, आप लॉस की रिटर्न फाइल करते हो, असेसिंग ऑफिसर आपके लॉसेस को चेक करता है और उसके बाद उसको अप्रूव करता है, तभी वो लॉस अगले साल में सेट ऑफ के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, इफ पर्सन इनकर इन लॉस अंडर द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम दे मस्ट फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस इफ दे विश टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस फॉर फ्यूचर ईयर। बिजनेस, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। कह रहा है इनमें से कोई भी लॉस है, रिटर्न फाइल करोगे तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बाकी फिर कहता है जी कंफर्मेशन ऑफ लॉस बाय असेसिंग ऑफिसर, वंस द रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड असेसिंग ऑफिसर विल रिव्यू इट, असेसिंग ऑफिसर उसको चेक करेगा, दे विल कंप्यूट एंड कंफर्म द लॉस बाय सेंडिंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 157। अगर आपने लॉस की रिटर्न फाइल की है अंडर सेक्शन 157, असेसिंग ऑफिसर आपको एक इंटीमेशन फाइल करेगा कि हाँ जी आपने जो लॉस किया था हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, आप इसको अब अगले सालों में यूज कर सकते हो, ठीक है। ओनली आफ्टर दिस कंफर्मेशन टैक्स पेयर कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस टू फ्यूचर ईयर्स। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस, कह रहा है सेम वही है जो 139(1) में लिखी है, 139(1) वाली सेम लिमिट है, 31 जुलाई 31 अक्टूबर बिल्कुल वैसे ही चेक करो और उसके हिसाब से या उसी टाइमलाइन के हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर दो। इंपॉर्टेंट नोट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट द टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस। अगर उसने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की, टाइम से फाइल नहीं की, रिटर्न 31 जुलाई की मेरी डेट थी, मैं 31 जुलाई की जगह 1 अगस्त को फाइल करता हूं, एक दिन लेट हो जाता हूं बट फाइल कर देता हूं, वो कह रहा है तब भी आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आपने नहीं फाइल की तब भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, लेट फाइल की तब भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा लॉस है तो बहुत केयरफुली मुझे टाइम से रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, क्योंकि इनकम के केस में फ्रेंड्स मैं अगर लेट फाइल करता हूं तो छोटी मोटी पेनल्टी लगती है, वो भी आएंगी आपके पास, आगे आएंगी। लेकिन अगर लॉस है मेरा, मान लो 50 लाख रुपए का लॉस है फ्रेंड्स, मैं 30% के स्लैब में आता हूं, तो अगर मैं इसको फ्यूचर में जाके सेट ऑफ करने को मेरे को मिल जाए, इसलिए 50 लाख का लॉस फ्यूचर में सेट ऑफ करने को मिल जाए तो कितना इनकम टैक्स इस पर सेव होगा, 50 लाख पे 30% सीधा 15 लाख, और मैं रिटर्न को एक दिन भी लेट कर दूं तो ये 15 लाख का सीधा सीधा एक तरह से मेरा फटका लग गया। यार लॉस है, सीधा सीधा मेरा लॉस है, फ्यूचर में 15 लाख का टैक्स बचा सकता था इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करा के, जो कि नहीं करा पाया, या फिर रिटर्न फाइल ना करूं तब भी ये फटका लगेगा, राइट। एक्सेप्शन, द रिक्वायरमेंट टू फाइल रिटर्न ऑफ लॉस डज नॉट अप्लाई टू लॉसेज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिटर्न फाइल नहीं भी की तब भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। या फिर इट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में देखा कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है, राइट। बिजनेस में सारे खर्चे क्लेम करेंगे, खर्चे क्लेम करने के बाद बचा अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो उससे डेप्रिसिएशन को क्लेम कर लेंगे, और फिर भी अगर डेप्रिसिएशन कुछ बच गई जो क्लेम नहीं हो पाई तो वो मेरी क्या होती है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनलिमिटेड ईयर्स तक, ठीक है। तो वो कह रहा है वो भी अगर आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है तब भी आप अगर रिटर्न फाइल नहीं भी करते हो तब भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते वो किस किस पर अप्लाई हो रहा है, वो कह रहा है केवल बिजनेस, कैपिटल गेन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। सैलरी पे क्यों नहीं, क्योंकि सैलरी पे फ्रेंड्स लॉस हो ही नहीं सकता। हाउस प्रॉपर्टी को उन्होंने अलग से बता दिया कि हाउस प्रॉपर्टी पे ये अप्लाई नहीं होता।
यानी वहां पर आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा आता है, बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन पे आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे जब आपने टाइम से रिटर्न फाइल कर दी। चौथा चैप्टर आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को भी आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे जब आपने रिटर्न टाइम से फाइल कर दी। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, अदर सोर्सेज पूरा नहीं बोला, अदर सोर्सेज के अंदर एक पार्ट है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। अदर सोर्सेज की कोई भी इनकम कैरी फॉरवर्ड कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। पिछले चैप्टर में हमने देखा अदर सोर्सेज को आप सेम ईयर में सेट ऑफ कर लो, जिससे भी करना है कर लो, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। केवल अदर सोर्सेज के अंदर एक ही आइटम है जो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। 4 साल तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, हम लोगों ने देखा, राइट। 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये कह रहा है ये भी कैरी फॉरवर्ड तब होगा जब आपने रिटर्न टाइम से फाइल कर दी है, ठीक है। तो पांचों चैप्टर का मैंने आपको बता दिया किस किस में होगा, किस में नहीं होगा, और किसी में नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, राइट। ट्रीटमेंट एज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने 139(3) कौन सा है, रिटर्न ऑफ लॉस, अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर दी विद इन टाइम, तो हम ये मानेंगे कि आपकी रिटर्न जो आई है वो 139(1) के अंडर में ही आई है। आपको 139(1) के अंडर में ही आपने रिटर्न फाइल की है। 139(3) में तो हमने लॉस रिटर्न के प्रोविजन बताए हैं, बट जो वो रिटर्न फाइल होगी वो ये मानी जाएगी कि वो 139(1) में ही फाइल हुई है, ठीक है जी। तो रिटर्न फाइलिंग का 139(3) जो है वो रिटर्न फाइलिंग का नहीं है, 139(3) रिटर्न फाइलिंग का नहीं है, वो केवल लॉसेस के लिए बता रहा है कि लॉसेस के केस में आपको कब कब रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है और कब आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन वो साथ में यह भी बोल रहा है कि अगर आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है एज पर 139(3) तो ये माना जाएगा कि वो 139(1) में ही फाइल हुई है, ठीक है जी। चलो, तो एनी रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(3) विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), ensuring it is accorded with the same treatment as regular income tax return file। वो कह रहे हैं इसको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे नॉर्मल इनकम के लिए मिलता है, इसीलिए इसको बोला जी 139(1) की मानी जाएगी। जैसे बाकी इनकम की रिटर्न को मिलता है ट्रीटमेंट, वैसे इसको मिलेगा, जैसे वो प्रोसेस होती है वैसे ये भी प्रोसेस होगी, राइट। चलो जी, अगला आता है फ्रेंड्स बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। बिलेटेड का मतलब तो हम सभी लोग जानते हैं, आजकल बर्थडे किसी का आप भूल जाओ तो आप उसको जाके 2 दिन बाद बोल देते हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, राइट। किसी की एनिवर्सरी भूल जाओ तो बिलेटेड एनिवर्सरी। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। मैं रिटर्न फाइल करना भूल गया टाइम से, क्या मैं लेट फाइल कर सकता हूं? यस, बिलेटेड रिटर्न, राइट। बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4). फ्रेंड्स क्लासेस अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना, सो दैट फ्यूचर के जो वीडियोस आएंगे, फ्यूचर की जो लाइव क्लासेस होंगी, तो वो सब नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम से पहुंचे। उसके लिए 2 चीजें जरूर करनी है, पहला चैनल को सब्सक्राइब, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना, सो दैट यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहे, ठीक है। चलो जी, अब 139(4) बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) of Income Tax Act allow taxpayer to file return of income even after the due date specified under section 139(1). The provision provide flexibility to late filers through it is subject to final deadline, but इसमें भी एक डेडलाइन है, filing deadline for belated return. A belated return can be filed up to 3 months before the end of relevant assessment year. बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, 3 महीने पहले तक फाइल कर सकते हो। मतलब अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इसकी असेसमेंट ईयर 2026-27, इसमें आइडली मेरे को रिटर्न कब तक फाइल करनी थी, 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, जो भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन वो कह रहा है जी ये जो असेसमेंट ईयर है ये कब खत्म होगा, 31 मार्च। कह रहा है 31 मार्च 27, इससे 3 महीने पहले, यानी कि 31 दिसंबर 26। कह रहा है बस 31 दिसंबर 26 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देना। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, उस असेसमेंट ईयर के, राइट, उस असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले तक अपनी रिटर्न फाइल कर देना। 3 महीने, मेरा असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा, 31 दिसंबर 27, 31 मार्च 27, 31 मार्च 27 को मेरा असेसमेंट खत्म होगा, असेसमेंट ईयर खत्म होगा। उससे पहले 3 महीने तक, 31 दिसंबर तक मेरे को रिटर्न फाइल कर देनी है। यानी कि मैं 31 मार्च 25, 31 मार्च 26, अभी जब मेरा खत्म होगा उसकी रिटर्न कब तक फाइल कर सकता हूं, 31 दिसंबर 26 तक।
अभी जो 31 मार्च निकला है आपके सिलेबस के लिए नहीं है, बट अभी जो 31 मार्च निकला है 25, उसकी रिटर्न कब तक मैं फाइल कर सकता हूं? उसकी रिटर्न की डेडलाइन थी 31 जुलाई, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। तो गवर्नमेंट बीच बीच में एक्सटेंड भी करती रहती है, राइट? वो एक्सटेंड कर दी है, बट मैक्सिमम वो कब तक फाइल हो सकती है बिलेटेड भी मिला के? 31 दिसंबर 25 तक। कौन सी? अगर मैं मार्च 25 की बात कर रहा हूं आपके कोर्स के लिए, आपके लिए 31 मार्च 26 कब तक फाइल होगी? 31 दिसंबर 26, ठीक है? तो फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फाइल। एबीसी लिमिटेड है, लिमिटेड जैसी वर्ड देखो टैक्स ऑडिट का केस बन गया, ऑडिट का केस बन गया, टैक्स ऑडिट नहीं, सॉरी, ऑडिट का केस बन गया। टैक्स ऑडिट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट ऑडिट तो पक्का होगा इसका, राइट? रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम बाय 31 अक्टूबर 26 अंडर सेक्शन 139(1). However, if this deadline is missed, the company can still file belated return under section 139(4) by extended deadline by 31/12. But if assessment is completed by 31/11/26, belated return cannot be filed after this date. मतलब belated return कब तक फाइल कर सकते हैं? अब belated return can be filed up to 3 months before the end of the relevant year or before the completion of assessment, whichever is earlier. मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, फिर मेरा असेसमेंट कैसे हो जाएगा? ये क्या कह रहा है समझ लो थोड़ा सा जरा। वो कह रहा है जी बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 139(4). क्या बोलता है जी? बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कब तक फाइल कर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न में फाइल कर सकता हूं 31 दिसंबर 26, अगर मैं बात कर रहा हूं असेसमेंट ईयर 2026-27, राइट? और फाइनेंशियल ईयर 2025-26। मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो मेरी बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक जा सकती है। 31 दिसंबर तक मैं अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूं, लेकिन वहां पर कह रहा है 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या हुआ फ्रेंड्स? भाई मैं रिटर्न फाइल करता हूं, असेसिंग ऑफिसर उसको चेक करता है, चेक करने के बाद बताता है जी ठीक है, गड़बड़ है, गड़बड़ है तो डिटेल मंगवाता है, उनको ठीक करता है, सब कुछ क्लोज करता है और असेसमेंट को कंप्लीट करता है। यानी असेसमेंट कब होता है? जब मेरी रिटर्न फाइल होती है, उसके बाद उसकी जांच, वही तो असेसमेंट है। फिर ये 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब मैंने अभी तक रिटर्न तो फाइल करी नहीं है, रिटर्न फाइल की नहीं है, और असेसमेंट 31 दिसंबर से अगर पहले हो गया तो मैं बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर, फिर मैं बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट के बाद फाइल नहीं कर सकता। तो वो कह रहा है जी अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, क्वेश्चन ये है मेरा अब आपसे कि अगर मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं की तो ये असेसमेंट हो कौन सा रहा है? ये कौन सा असेसमेंट हो रहा है? या कौन से असेसमेंट की बात हो रही है कि जो मेरे को बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है? या तो वो 31 दिसंबर 26 या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इनमें जो भी पहले पड़े उससे पहले पहले फाइल कर दो, उससे लेट नहीं कर सकते। ये कौन सा असेसमेंट है जो बिना रिटर्न फाइल करे हो गया? तो फ्रेंड्स एक असेसमेंट होता है यहां पर बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट। अब ये क्या है? अंडर सेक्शन 144, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है, राइट? बिजनेस के चैप्टर में देखेंगे बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट क्या है फ्रेंड्स? देखो क्या होगा, अब मैं आपको क्या होगा, आपकी रिटर्न की डेट थी 31 जुलाई तक आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की। इनकम टैक्स से एक नोटिस आ गया जी रिटर्न फाइल करो, आपने फाइल नहीं की, नोटिस और आ गया रिटर्न फाइल करो। इनकम टैक्स बोल रहा है आप रिटर्न फाइल करो, आप जवाब नहीं दे रहे, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया? इनकम टैक्स ऑफिसर ने उठा के पिछले सालों के बेसिस पर, उसके पास जो डेटा अवेलेबल था उसके बेसिस पर अपनी कैलकुलेशन कर दी कि जी ये आपकी इनकम बनती है और उसके ऊपर ये टैक्स बनता है, और आपको भेज दिया जी फरमान कि जी इस टैक्स की पेमेंट करो, राइट? दिस इज बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट, दिस इज बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट। और किसी रीजन से असेसिंग ऑफिसर ने ये बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट 31 दिसंबर 26 से पहले ही कर दिया। उसने कब कर दिया? ये 30 नवंबर 26 को, 30 नवंबर 26 को उसने बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट कर दिया। आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे, आप चुप बैठे हो बिल्कुल। असेसिंग ऑफिसर ने उठा के बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट कर दिया। अब क्या होगा फ्रेंड्स? अब आप आईटीआर 30 नवंबर से पहले कर सकते थे तो कर दो, अब आप ये नहीं बोल सकते थे मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दूं। अब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन खत्म। कब फाइल कर सकते हो बिलेटेड रिटर्न? बिलेटेड रिटर्न मैं असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर
तक कर सकता हूं। मेरे केस में 31 दिसंबर, ठीक है। या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अब समझ में आया होगा कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कैसे हो सकता है। जनरली असेसमेंट होता है मेरी रिटर्न फाइल करने के बाद, जब मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सारा कुछ बताऊंगा उनको कि सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, वो जब चेक कर लेंगे उसी के बाद तो असेसमेंट होगा। लेकिन एक ये सिचुएशन है फ्रेंड्स इनकम टैक्स के अंदर, जब आप कोई रिटर्न फाइल नहीं करते, आप कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करते, असेसिंग ऑफिसर अपने हिसाब से बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट कर देता है। और ये बेस्ट जजमेंट ऑफ असेसमेंट अगर 31 दिसंबर से पहले हो गया, तब भी आपको, आपके पास चॉइस खत्म हो जाती है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की, ठीक है जी। तो बेस्ट जजमेंट, बट इफ असेसमेंट इज कंप्लीटेड बाय 30/11/26, वो कह रहा है अगर 30/11/26 से पहले असेसमेंट ही हो गया उसका, तो बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर दिस डेट। कह रहे हैं आप असेसमेंट हो गया, आपका बात की रिटर्न खत्म, बात छोड़ दो। की पॉइंट्स टू नोट, फाइलिंग ए बिलेटेड रिटर्न में रिजल्ट इन पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट चार्जेस एंड सर्टेन टैक्स बेनिफिट और डिडक्शंस में नॉट बी अवेलेबल। कह रहा है बस बिलेटेड में कुछ लॉसेस आपके हो सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह देनी पड़े, राइट। अभी आएंगी कुछ कुछ चीजें इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो आएंगी। आप फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग मतलब आपने रिटर्न फाइल नहीं की, लेट फाइल की, उसके फीस पड़ेगी सेक्शन 234F। यहां वर्ड फ्रेंड्स पकड़ना जरा, फी, यहां पेनल्टी नहीं लिखा है। अब इसको पढ़ लो, वापस आऊंगा इसके ऊपर फिर, राइट। पहले पढ़ लो सेक्शन 234F क्या कहता है। कह रहा है मैंडेट्स अ फी फॉर फेलियर टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) क्या कह रहा है, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। 234F क्या कह रहा है, कह रहा है जी अगर आपने 139(1) के टाइमलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की, 139(1) की टाइमलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपके ऊपर एक फीस पड़ेगी, फी आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। कितनी फी पे करनी पड़ेगी, कह रहा है जी फी पे करनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, आपने इनकम निकाली, टोटल इनकम कैलकुलेट की, टोटल इनकम 5 लाख तक आई, कह रहा है 5 लाख तक है, 1000 रुपए फीस पे करो। इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 5000 रुपए की फीस पे करो। क्या फ्रेंड्स ये एक्चुअली में फीस लग रही है या कुछ पेनल्टी लग रही है? भाई मैंने लेट रिटर्न फाइल की है, तो गवर्नमेंट मुझे सीधा सीधा बोलती भाई पेनल्टी पे करो, पेनल्टी पे करो, फीस पे करवाने को क्यों बोला? उसका रीजन बताता हूं फ्रेंड्स, देखो बड़ा ध्यान से समझना, कुछ चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भैया यहां पर फी वर्ड यूज क्यों हुआ, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल दिया पेनल्टी, काहे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, राइट। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया फीस बोल के, इसको सीधा सीधा पेनल्टी बोलते, लेकिन पेनल्टी नहीं बोली, क्यों नहीं बोली अभी बता, राइट। इनकम टैक्स में फ्रेंड्स क्या होता है, एक होती है पेनल्टी और एक हमने अभी वर्ड देखा फीस। फीस क्या है फ्रेंड्स, मान लो मैंने रिटर्न फाइल करनी है, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होनी है मान लो 31 जुलाई तक, और मैं इस रिटर्न को फाइल कर रहा हूं अब 15 अगस्त को, 15 अगस्त को इस रिटर्न को फाइल कर रहा हूं और मेरी टोटल इनकम 10 लाख की बनती है। इस 10 लाख पे सपोज टैक्स बनता है 50,000 का, सब कुछ मिला के 50,000 का सपोज टैक्स बनता है, तो सेक्शन 234F जो फीस की बात कर रहा है 10 लाख पे, वो कितनी बनती है, 5,000 से ऊपर इनकम है तो 5,000, 50,000 पे आपको 5,000 पे करके 55,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी ITR फाइल होगी। ध्यान से समझना, आपको जब रिटर्न फाइल करोगे तो ये मैंडेटरी पे करनी ही पड़ेगी और उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर इसको बोल देते पेनल्टी, तो आपको यहां पर इसको पे करने की जरूरत ही नहीं थी, आप गवर्नमेंट को केवल 50,000 पे करते। पेनल्टी के केस में हर जगह फ्रेंड्स क्या होता है, सिस्टम बताता हूं, डिपार्टमेंट पेनल्टी आपके ऊपर लगा ही नहीं सकता बिना शो कॉज नोटिस के। शो कॉज नोटिस SCN आपके पास आएगा, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, उसमें लिखा होगा कि आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल की, कारण बताओ कि आपने क्यों लेट फाइल की, कारण बताओ कि हम आपके ऊपर ये 5,000 की पेनल्टी है अंडर सेक्शन 234F क्यों ना लगाएं, वो आपसे पूछेंगे। और अगर आपने उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया कि जी सर ये प्रॉब्लम हो गई थी, जी सर मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था, 15 दिन से आप देख लो मेरी तो टांग टूट गई थी, मैं कहां से रिटर्न फाइल करता, राइट, मैं तो एडमिट था, 15 दिन में ICU में रह के आया हूं, कारण बताओ, मैंने उसको जवाब दे दिया। अब डिपार्टमेंट के पास हायर चांसेस हैं कि डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है ये पेनल्टी वेव ऑफ, खत्म, पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है मैक्सिमम टाइम फ्रेंड्स।
अगर आपके पास प्रॉपर रीजन है, राइट। तो अगर ये पेनल्टी बोल देते इसको तो क्या होता, एक तो रिटर्न के साथ मुझे इसे पे करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इस 1,000 या 5,000 रुपए की जो भी फीस बोली पेनल्टी बोल देते तो उसके लिए डिपार्टमेंट को जितने लेट फाइलर होते सबके पास एक शो कॉज नोटिस भेजना पड़ता। शो कॉज नोटिस भेज के पूछते कारण, तो यही चलता रहता आदान प्रदान कि वो कारण बताता, आप फिर पूछते, फिर वो बताता, और एक 5,000 1,000 रुपए के कलेक्शन के लिए डिपार्टमेंट इसी में लगा रहता। उन्होंने अपना काम बचाने के लिए कि जी हमें तो इसको खट्टा करना ही करना है, हमें कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, राइट, हमें कोई शो कॉज नोटिस नहीं देना, हम ये चाहते हैं कि ये पेनल्टी आए ही आए, ये पेनल्टी ये मैंडेटरी हो जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको नाम क्या दिया, पेनल्टी की जगह फीस। फीस, क्योंकि पेनल्टी बोलते ही शो कॉज नोटिस बीच में आ जाता, शो कॉज नोटिस बीच में ना आए इसलिए इन्होंने इसको फीस का नाम दे दिया, एक नया नाम दिया फीस। अब आप फीस पे करो, पेनल्टी थोड़ी ना है जो शो कॉज नोटिस की जरूरत पड़ेगी, ये तो फीस है, राइट। और ये आपको मैंडेटरी फंड्स रिटर्न के साथ पे करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल फ्रेंड्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 25-26 एक्सेस टोटल इनकम 7 लाख, इफ ही फाइल्स रिटर्न ऑन 10th अगस्त, राइट। मिस्टर एक्स है और इनकम 7 लाख की है, कहीं कुछ बताया नहीं है ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट 31 जुलाई एज्यूम कर लो। आफ्टर द ड्यू डेट ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे फीस ऑफ 5, राइट। चलो जी अगला है फ्रेंड्स रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। मैंने रिटर्न फाइल की, गलती से कुछ उसमें गलती हो गई, गलती से कुछ मिस्टेक हो गई, राइट, कुछ मिस्टेक हो गई, क्या करेक्शन कर सकता हूं? आंसर इज यस, कह रहा करेक्शन कर सकते हो आप, बिल्कुल। आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो, रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो। सेक्शन 139(5) में पावर मिली है कि 139(5) बोलता है कि जी अगर आपकी रिटर्न गलत फाइल हो गई है, कुछ गलती रह गई है, कुछ एरर रह गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप उसमें करेक्शन कर दो, आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दो। सेक्शन 139(5) प्रोवाइड द फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न if the person discover any omission or incorrect statement in the original return filed under section 139(1), 139(4). अगर आपने 139(1) या 139(4) में रिटर्न फाइल की है, 139(1) में क्या बोला, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर दो। 139(4) में क्या बोला, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दो। तो आपने इन दोनों में से चाहे ओरिजिनल रिटर्न आपने विद इन टाइम फाइल कर दी हो, चाहे बिलेटेड लेट फाइल की है, बट इन दो सेक्शन में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो आपको फ्रेंड्स क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है कि आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। अब यहां पर फ्रेंड्स मेरा एक आपसे क्वेश्चन, सेक्शन 139(3), 139(3) क्या बोलता था, रिटर्न ऑफ लॉस, रिटर्न ऑफ लॉस 139(3). मैंने सेक्शन 139(3) में रिटर्न फाइल की है, रिटर्न ऑफ लॉस फाइल की है, तो क्या मैं रिवाइज नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पर बोला गया है जी 139(1) और 139(4). तो क्या मैं रिटर्न ऑफ लॉस जो सेक्शन 139(3) बात कर रहा है, अगर वो मैंने फाइल की और अब कुछ गलती मिली, मैं उसको ठीक करना चाहता हूं, रेक्टिफाई करना चाहता हूं, तो क्या मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूं? आंसर इज यस। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स आपने जब सेक्शन 139(3) पढ़ा था तो लास्ट में मैंने आपको जाके बताया कि जो भी रिटर्न 139(3) में फाइल होंगी उनको माना जाएगा कि वो 139(1) में ही फाइल हुई है और उनको 139(1) वाला ही ट्रीटमेंट मिलेगा। यानी कि 139(3) में अगर आप लॉस की रिटर्न भी फाइल करते हो तब भी वो 139(1) की रिटर्न मानी जाएगी, और जो 139(1) के बेनिफिट्स हैं जैसे ट्रीट होती हैं वो रिटर्न वैसे ही ट्रीट होंगी। तो इसका मतलब यहां 139(1) में जो बेनिफिट मिल रहा है 139(5) का, वो रिटर्न ऑफ लॉस को भी मिलेगा। आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये डाउट क्लियर है। चलो जी, टाइम लिमिट कितने टाइम में फाइल कर सकते हैं? ए रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड बिफोर द 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सेम वही जो बिलेटेड में कि 31 दिसंबर तक, राइट, 31 दिसंबर, हमारे केस में 31 दिसंबर 26 तक आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर। नो रिवीजन आफ्टर असेसमेंट कंप्लीटेड। आपका अगर असेसमेंट कंप्लीट हो गया, मान लो असेसिंग आपने रिटर्न फाइल की ओरिजिनल, कब फाइल की? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को आपने रिटर्न फाइल की, 31 अक्टूबर तक असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट भी कंप्लीट कर दिया। आजकल तो डिपार्टमेंट बहुत फास्ट कर रहा है, आप रिटर्न फाइल करो विद इन फ्यू डेज रिफंड तक आ जाता है, और रिफंड आएगा असेसमेंट के बाद। पहले रिटर्न फाइल होगी, वो उसको असेस करेगा, आपको इंटीमेशन आएगी कि आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई है, फाइल हो गई है, रिफंड हम इशू कर रहे हैं, और उसके बाद रिफंड आएगा। लोगों के 15-20 दिन में रिफंड आ जाते हैं, राइट। तो आपने 31 जुलाई को फाइल की रिटर्न और आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया 31 अक्टूबर। कह रहा है 31 अक्टूबर के बाद अब रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती।
यानी असेसमेंट अगर कंप्लीट हो गया तो रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती, अदरवाइज 31 दिसंबर 26 तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। इफ असेसमेंट ऑन द ओरिजिनल रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड द रिवाइज रिटर्न विल नॉट बी अलाउड। अनलिमिटेड रिवीजन विद रिस्ट्रिक्शंस। रिवीजन कितनी बार कर सकता हूं? वो कह रहा है जितनी मर्जी बार करो, जितनी मर्जी बार करो, एक बार दो बार। पहले ओरिजिनल फाइल की कुछ गलती रह गई, रिवाइज कर दिया, रिवाइज में भी कुछ गलती रह गई, फिर रिवाइज कर दिया, रिवाइज में फिर गलती रह गई, फिर रिवाइज कर दिया। मैं रोज बैठ के, मेरा यही काम है, मैं रोज शाम को गलती करता हूं, अगले दिन सुबह एक रिटर्न फाइल कर देता हूं, फिर शाम को याद आता है एक गलती और रह गई, अगले दिन सुबह बैठ के, मैं रोज, मेरा यही काम है, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं रोज बैठ के रिटर्न रिवाइज करता हूं। डिपार्टमेंट कह रहा है कितनी बार? हमने पूछा कितनी बार? डिपार्टमेंट कह रहा है जितनी बार करनी है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार असेसमेंट कंप्लीट हो गया फिर नहीं करना देंगे। बस ये ध्यान रखना। एन एसएससी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न एनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड द ओरिजिनल रिटर्न हैज नॉट येट बीन असेस्ड। वंस असेसमेंट इज कंप्लीटेड द ऑप्शन टू रिवाइज द रिटर्न इज नो लॉन्गर अवेलेबल। असेसमेंट के बाद नहीं होगा, असेसमेंट से पहले जितना रिवाइज करना है करो, ठीक है। देन एप्लीकेबिलिटी to return under section 139(1)(4). This option to file revised return is only available for return filed under section 139(1) and 139(4). If return is filed under any other section, it cannot be revised. तो क्या रिटर्न किसी और सेक्शन में भी फाइल होती है? Yes, आएंगे, बात करेंगे। However, a return filed under section 139(3) जो मैंने अभी बताया return of loss is treated as return under section 139(1) and its revision is allowed. ठीक है, रिवीजन अलाउड है। अब एक आया जी अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड तो कितने नाम दिए हैं, रिवाइज्ड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, नाम सुनने में एक सा नहीं लग रहा है। रिवाइज्ड, अपडेटेड, अब रिवाइज्ड, अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब क्या है? ये सेक्शन 139(8)(a) एक और आ गया। ये कह रहा है अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। ये कौन कौन सी नई नई चीजें आ रही हैं? शब्द तो दोनों एक से हैं, राइट, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर भी उसी तरह का कुछ हो रहा है, लेकिन यहां पर भरपूर पेनल्टियां हैं, भरपूर पेनल्टियां। रिवाइज रिटर्न में कोई पेनल्टी नहीं थी, यहां भरपूर पेनल्टियां हैं। यहां पर असेसमेंट हो गया तब भी फाइल हो रही है। अभी देखो, पढ़ लो। एलिजिबिलिटी फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। एन अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय पर्सन हु हैज फाइल्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5). 139(1) ओरिजिनल रिटर्न फाइल की 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जो भी मेरी डेट थी। 139(4) मैंने रिटर्न फाइल करना भूल गया 139(1) में, तो 139(4) में मैं रिवाइज रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देता हूं। तो बिलेटेड रिटर्न 139(4) और 139(5) मैंने रिटर्न फाइल की, गलती हो गई, मैंने उसको रिवाइज कर दिया। 139(5) में चाहे मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल की है, राइट, आप उनको उनके अगेंस्ट अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। और इवन बाय पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न, जिसने कोई रिटर्न ही फाइल नहीं की, तब भी वो अपडेट हो सकती है। यानी कि आपने या तो 139(1), 139(4) में बिलेटेड, 139(5) में रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की हो, या फिर आपने कोई रिटर्न ही फाइल ना की हो, तब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। द अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 48 मंथ्स। ज़्यादा खुश मत हो ना 48 महीने देख के, कि विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2026-27, ये मेरा असेसमेंट ईयर है। वो कह रहा है इसके अगले 4 साल, कौन कौन से 4 साल? 26-27 से 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, यानी 31 मार्च 31 तक ये रिटर्न रिवाइज हो सकती है। और ये रिटर्न कौन सी होगी? ये रिटर्न होगी मार्च 26 वाली। जो मार्च 26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर 26-27, इसके खत्म होने के बाद 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते। अभी खुश मत हो ना, अभी खून के आंसू आएंगे आगे जाके। फाइल करके देखना इसके अंदर कितनी जबरदस्त पेनल्टियां हैं, राइट। देखो जी, आगे पढ़ लो। रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर इट इज रिटर्न ऑफ लॉस। अगर जो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करना चाह रहे हो वो रिटर्न ऑफ लॉस है, वो कह रहा है रिटर्न ऑफ लॉस है, नहीं अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे। यहां डिपार्टमेंट का फायदा अगर होगा तो अलाउड है, अगर आपका फायदा हो रहा है तो अलाउड नहीं है। यहां डिपार्टमेंट का फायदा होगा तो रिटर्न ऑफ अपडेटेड रिटर्न अलाउड है, राइट। अगर रिटर्न ऑफ लॉस है, अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। अगर अपडेटेड रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हो उसकी वजह से टैक्स की लायबिलिटी कम हो रही है,
और आप गवर्नमेंट को बोलोगे जी रिफंड दो, ज्यादा टैक्स पे कर दिया था मैंने, तो वो कह रहे हैं अलाउड ही नहीं अपडेटेड रिटर्न, राइट। ऑलरेडी रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 139(1)(4)(5) में आपने जितना भी टैक्स दिखाया है, अगर आपका अपडेटेड रिटर्न की वजह से टैक्स कम हो जाएगा तो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। इट लीड्स टू रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड। अगर इस रिटर्न की वजह से आपका रिफंड बन जाता है या रिफंड ऑलरेडी आ रहा है और वो रिफंड बढ़ जाता है, तो कह रहा है आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ अपडेटेड रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड फॉर द सेम असेसमेंट ईयर। आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो आप उसको फ्रेंड्स फिर अपडेट नहीं कर सकते, दोबारा अपडेट नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न को दोबारा एक ही बार मौका मिले, ठीक है। फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न फॉर लॉस इफ ओरिजिनल रिटर्न वाज अ रिटर्न ऑफ लॉस, an updated return can be filed if it changes the return from loss to return of income। आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की 139(1) में, या बिलेटेड रिटर्न फाइल की 139(4) में, या फिर आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की 139(5) में, जिसमें आपका लॉस आ रहा है, और अब जो अपडेटेड रिटर्न है उसकी वजह से उसमें इनकम आ जाएगी, गवर्नमेंट का फायदा है, तो उन्होंने कहा फाइल कर दो, कोई बात नहीं। तो पहले लॉस था, अपडेटेड रिटर्न की वजह से अगर वो लॉस इनकम में कन्वर्ट हो रहा है तो कह रहा है आप फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है जी एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, एडिशनल इनकम टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न 140B। वो कह रहा है जी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो लेकिन आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो, जब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे, आपने ये सब पढ़ा, एक चीज तो समझ में आ गई कि जब मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरी इनकम बढ़ रही होगी तभी फाइल कर पाऊंगा, वरना तो नहीं कर पाऊंगा। तो जो इनकम बढ़ेगी उस पर कुछ टैक्स भी बनेगा, तो वो टैक्स तो मुझे पे करना ही करना है। जो एडिशनल टैक्स बनेगा वो तो मुझे पे करना ही पड़ना है। लेकिन जो ये नीचे एडिशनल टैक्स बोल रहा है ना, ये उसके अलावा वाला है। यानी ये जो इनकम आप बढ़ी हुई बोल रहे हो, इस पे जो टैक्स बनता है, इस पे जो इंटरेस्ट बनता है, इस पे जो एजुकेशन सेस बनता है, इस पे जो सरचार्ज बनता है, कह रहा है वो तो आपको देना ही है, साथ में ये और देना है, ये साथ में देना है आपको और एडिशनल, राइट। क्या है देखो, इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न एडिशनल इनकम टैक्स शैल बी पेबल एज पर सेक्शन 140B टैक्स कैलकुलेशन फॉर अपडेटेड रिटर्न इफ पर्सन हैज नॉट प्रीवियसली फाइल्ड अ रिटर्न। अगर बंदे ने पहले कभी कोई रिटर्न फाइल नहीं थी और अब अपडेटेड कर रहा है, कर सकते हो, राइट। अंडर सेक्शन 139(8)A दे मस्ट पे टैक्स, उसको जो टैक्स बनता है उस इनकम पे वो टैक्स देना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी है, उस पर लेट फीस 234F 1000 5000 जो भी बनती है वो पे करनी है, और साथ में राइट एज पर अपडेटेड रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस टैक्स TDS। कोई एडवांस टैक्स TDS आपने पे कर रखा था, उसको रिड्यूस कर दो, उसको एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और आप हमें टैक्स की पेमेंट करो साथ में। दूसरा, अगर बंदे ने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी थी, पहले रिटर्न फाइल कर रखी थी 139(1), 4, 5 में, देन उसको जो टैक्स बनता है, इंटरेस्ट बनता है, वो उसको पे करना है, राइट। और उसको राइट कोई अगर उसने ऑलरेडी कोई टैक्स पे कर रखा है TDS है, वो एडजस्ट कर लो। तो अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी तो उसको टैक्स विद लेट फीस पे करना है, विद लेट फीस। ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रखी है तो लेट फीस पे नहीं करनी, बट टैक्स वगैरह तो पे करनी ही करनी है, ठीक है। अब जो एडिशनल इनकम टैक्स बोल रहा था वो देखो, एडिशनल इनकम टैक्स रेट बेस्ड ऑन फाइलिंग टाइम। कह रहा है एडिशनल इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स। अगर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर कर देते हो, मतलब मेरे इस एग्जांपल में यहाँ पर 12 महीने मतलब असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ 26 में, तो 12 महीने मतलब 27 28 31 मार्च 28 तक, यहाँ तक अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको जो भी टैक्स बनेगा उसका 25% और पे करना पड़ेगा। एडिशनल है ये, तो जो बनता है वो तो दो, 25% और दो। अगर आप उसके और अगले साल फाइल करते हो तो 50% एडिशनल टैक्स दो, उसके और अगले साल करते हो तो 60% एडिशनल टैक्स दो, उसके और अगले साल करते हो तो 70% एडिशनल टैक्स दो। मतलब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च 27, कह रहा है इसको कंप्लीट होने के एक साल के अंदर, मतलब यहां तक 27-28 में अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो तब आपको जो भी टैक्स बनेगा, मान लो आपने हिसाब निकाला, आपको निकला कि जी मेरे को 50,000 को गवर्नमेंट को और टैक्स पे करना है, 50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग सरचार्ज, एजुकेशन सेस, 50,000 मेरे को और पे करना है। कह रहा है इस 50,000 में इसका 25% और जोड़ दो, ये आपके ऊपर पेनल्टी है एक तरह से,
राइट। तो अपडेटेड रिटर्न ऐसा नहीं है कि मतलब आप मजे मजे में फाइल कर दो जी, टैक्स बनेगा दे देंगे, टैक्स नहीं देना है, खाली ये एडिशनल टैक्स भी देना है, राइट। 28-29 आप 27-28 में नहीं करते, 28-29 में करते हो और आपकी लाइबिलिटी निकल के आई और 50,000 कह रहा है, इसमें इसका 50% और जोड़ दो, 50 + 25 75,000 रुपये मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। टाइम से फाइल कर देता तो 50 में काम हो जाता, राइट। 29-30 मैंने 29-30 में फाइल की तो कह रहा है इस 50,000 में प्लस इसका 60% और ऐड कर दो, और मैंने 30-31 में फाइल की तो 50,000 प्लस इसका 70% और ऐड कर दो। दिस इज एडिशनल टैक्स, दिस इज एडिशनल टैक्स। ये आपको पे करना पड़ेगा सेक्शन 139(8)(a) 139(8)(a) में पे करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे कि भाई मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर रखी थी, सपोज 31 जुलाई तक मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी, 31 जुलाई 26, राइट। और मेरी टैक्स की लायबिलिटी उस टाइम 1 लाख रुपए की निकली थी। मैंने 1 लाख रुपए टैक्स की पेमेंट कर दी टाइम से और फाइल कर दी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ गलती रह गई थी, मेरी इनकम और बनती है और इस इनकम पे जो टैक्स निकलेगा प्लस इंटरेस्ट और वो सब कुछ वो बनता है टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए का, टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए का बनता है। तो मैंने कहा जी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो हिसाब किताब पूरा बनाया, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने लगा। 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं। 1.5 लाख की लायबिलिटी बनती है टोटल, 1 लाख ऑलरेडी पुराना पे कर चुका हूं, तो 50,000 मुझे और पे करना, ठीक है। ये 50 पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं प्रॉपर अपनी क्या करूंगा, कंपटीशन रेडी करूंगा, कब, अपडेटेड की, और उस कंपटीशन के हिसाब से देखूंगा कि मेरी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कम ना हो जाए। मान लो पहले 1 लाख थी, कुछ गलती हो गई थी और उस गलती की वजह से अब ठीक की मैंने, तो अब मेरी जो इनकम थी वो केवल कितनी रह गई, 90,000 रह गई। इस एक को भूल जाओ, 90,000, राइट। मेरी 1 लाख की इनकम 90,000 की, 1 लाख का इनकम टैक्स 90,000 का ही रह जाएगा। वो कह रहे हैं इस केस में तो अलाउड ही नहीं है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। बढ़ रही है तो फाइल कर दो। मैंने कहा हाँ जी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, मैंने कहा 1,50,000 हो जाएगी टोटल, तो 50,000 से बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कर दो फाइल। कितने साल में कर दूं, 31 जुलाई के बाद असेसमेंट ईयर मेरा कंप्लीट होगा 31 मार्च 27, तो वो कह रहा है इसको 31 मार्च 27 तक, राइट, 31 मार्च 28 तक आप अगर फाइल करते हो तो इस 50,000 पे बस हमें एक काम करना है, इसका सीधा 25% ऐड कर देना, 12,500 रुपए, 12,500। तो आपको जो टोटल टैक्स पे करना है वो 62,500 रुपए पे करना, ठीक है। अगर 31 मार्च 28 की जगह मैं 31 मार्च 29 कर देता हूं तो फ्रेंड्स यही सेम 50,000 कैलकुलेशन, वही आपको कंपटीशन रेडी करनी है उस साल के हिसाब से, और कंपटीशन में जो भी टैक्स एडिशनल निकल के आएगा, डिफरेंशियल निकल के आएगा, उस डिफरेंशियल पे 50% और जोड़ दो, क्योंकि विद इन 2 ईयर है। तीसरे साल में 60%, चौथे साल में 70%, ठीक है। बस ये आपको देखना है फ्रेंड्स, इसके अंदर और कोई पॉइंट नहीं है। ये मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एडिशनल टैक्स, टैक्स इंक्लूड्स सरचार्ज, सेस ऑन सच टैक्स। तो जो फाइनल लायबिलिटी निकल के आएगी ना एडिशनल, उस पर 25 या 50 या 60 या 70 जो भी साल है उसके हिसाब से उसमें ऐड कर देना है, राइट। तो मेरे को फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, उसके ऊपर 25% लगा। चलो जी, एग्जांपल सिनेरियो, मिस्टर एक्स फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 और 31 जुलाई एंड पेड 2 लाख इन इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट। मिस्टर एक्स लेटर डिस्कवर दैट ही मिस्ड disclosing some income which will increase tax and interest by 5 lakhs। मिस्टर एक्स को बाद में पता चला कि उनकी, पहले उन्होंने 2 लाख बोला था, जबकि बाद में उनको पता चला कि उनकी जो लायबिलिटी है टैक्स की वो 5 लाख से बढ़ जाएगी, यानी 7 लाख टोटल बनेगी। पहले 2 निकली थी, अब 7 निकली है, तो 5 लाख एडिशनल निकल के आ गई। ही कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न बाई 31 मार्च 2030। 31 मार्च 2030 तक वो फाइल कर सकते हैं। 31 मार्च अगर 27 तक फाइल करते हैं, 27 तक वो फाइल करेंगे तो उनका क्या है, 5 लाख पर 25% एडिशनल 1,25,000। 31 मार्च 27 के बाद, बट बिफोर 31 मार्च 28 तक करते हैं तो 5 लाख प्लस 50%, 2.5 लाख रुपए एडिशनल टैक्स। 31 मार्च 28 के बाद करते हैं 29 तक तो 5 लाख का 60%, 3 लाख एडिशनल टैक्स। और अगर फाइल करते हैं 31 मार्च 2030 राइट तक, 31 मार्च 29 के बाद 30 तक, तो 5 लाख का 70%, 3.5 लाख एडिशनल टैक्स पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है फ्रेंड्स? परमानेंट अकाउंट नंबर सभी को पता है क्या होता है, आई होप सब लोगों के पास होगा भी, आप में से काफी लोगों का होगा भी, राइट।
पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पेन, किन किन लोगों को पेन अप्लाई करना मैंडेटरी है? दी फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। ये लोग हैं जिनको पेन नंबर अप्लाई करना मैंडेटरी है। अच्छा फ्रेंड्स, ये बस पेन नंबर वाला आज पॉइंट करेंगे। आज थोड़ा सा मेरे को क्लास जो है थोड़ा जल्दी भी क्लोज कर रही है, कहीं निकलना है मेरे को, राइट। तो बाकी जितना रह जाएगा वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अब, ठीक है। तो ये पेन नंबर वाले पॉइंट के बाद आज की क्लास को मैं क्लोज करूंगा। यहां तक अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो अब आप पूछ लेना। द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। इंडिविजुअल विद इनकम एक्सीडिंग टैक्सेबल लिमिट, किसी भी पर्सन की इनकम टैक्सेबल लिमिट से क्रॉस कर रही है तो उसको पेन नंबर अप्लाई करना मैंडेटरी है। एवरी पर्सन इफ टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन टू हुम दे आर एसेसेबल, मतलब रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, किसी के बिहाफ पे मुझे फाइल करनी है, राइट। ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अभी कितना है? 4 लाख। ऑप्शनल में कितना है? 2.5 लाख। कह रहा है अगर ये क्रॉस कर गई तो आपको पेन नंबर अप्लाई करना जरूरी है। कब तक फाइल करना है? कह रहा है 31 मई ऑफ द असेसमेंट, उस असेसमेंट ईयर के 31 मई तक फाइल कर दो पेन नंबर के लिए। बिजनेस और प्रोफेशन विद सेल टर्नओवर एक्सीडिंग 5 लाख। पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन हुज सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 5 लाख। अगर मेरी सेल टर्नओवर 5 लाख क्रॉस कर जाती है तब भी मुझे पेन नंबर मैंडेटरी है। डेडलाइन क्या है? बाय द एंड ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर क्रॉस किया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अपने पेन नंबर को अप्लाई कर दो, ठीक है। रेजिडेंट्स एंगेजिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अबव 2.5 लाख। रेजिडेंट है, इंडिया में रहता है बंदा, रेजिडेंट है, रेजिडेंशियल चैप्टर के हिसाब से, राइट। 2.5 लाख रुपए से ऊपर के उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं। फॉर रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल हु एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एग्रीगेटिंग 2.5 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर, राइट। अदर देन इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल को छोड़कर कोई और रेजिडेंट, राइट, एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एग्रीगेटिंग 2.5 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। आप कोई ट्रांजेक्शन ऐसा करते हो जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दिस इंक्लूड्स पर्सन सच एज मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर, बियरर और एनी अदर कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच एंटिटीज। जिन एंटिटीज की फ्रेंड्स, इन एंटिटीज की जिनकी भी ये लिमिट क्रॉस हो जाती है 2.5 लाख की, वो कह रहा है ये प्रोविजन इनके मैनेजिंग डायरेक्टर इन सब पे अप्लाई होगा, इनको भी फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। डेडलाइन कितनी है? 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 31 मई तक आप फाइल कर दो। पर्सन इंगेजिंग इन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बताए कौन कौन से? एनी पर्सन हु इंटेंड टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। जब भी फ्रेंड्स वर्ड आए बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, रूल 114BA स्पेसिफाई दैट पर्सन डिपॉजिटिंग और विदड्रॉइंग कैश ऑफ ₹20 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप 20 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा कराओगे, राइट, अकाउंट में विद ए बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। ए पर्सन ऑप्टिंग अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट विद सच इंस्टीट्यूशन में अप्लाई फॉर ए पैन। सबको पैन अप्लाई करना पड़ेगा। तो CBDT जिनको भी बोलेगा, जिन भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बोलेगा, उनको उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती है तो आपको पैन नंबर अप्लाई करना मैंडेटरी है। कब तक अप्लाई करना है? डेडलाइन क्या है? डेडलाइन है 7 डेज बिफोर द ट्रांजेक्शन। जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना है उससे 7 दिन पहले अप्लाई कर देना। ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन के बाद करोगे, ट्रांजेक्शन से पहले ही कर देना है। आपको प्लान करके रखना है कि भैया मेरे पास पैन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन मुझे करना है, तो पहले मैं पैन अप्लाई कर दूं, फिर उस ट्रांजेक्शन को करूं, राइट। पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और डायरेक्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को नोटिफाई कर दिया कि भाई ये पैन अप्लाई करेगा, या असेसिंग ऑफिसर ने बोला भाई तुम पैन अप्लाई करो, तो तुम्हें मैंडेटरी करना पड़ेगा। देन वॉलंटरी एप्लीकेशन ऑफ पैन। एनी पर्सन इवन इफ नॉट फाइलिंग अंडर एनी अबव कैटेगरीज मे अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन। कोई और भी करना चाहे अपने मन से तो कर दे, तो ये सब लोग तो मैंडेटरी हैं। बाकी कोई और भी करना चाहे तो कौन कौन मैंडेटरी है फ्रेंड्स? कौन कौन मैंडेटरी है? वो सभी मैंडेटरी हैं जिनकी लिमिट इनकम लिमिट से क्रॉस करेगी, उनको पैन नंबर मैंडेटरी है, राइट। डेडलाइन 31 मई है। जिनकी भी बिजनेस की टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा है उनको भी अप्लाई करना जरूरी है। जो भी रेजिडेंट हैं, राइट, और 2.5 लाख से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन अदर देन इंडिविजुअल 2.5 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी मैंडेटरी है। लेकिन उन्होंने बोला जी इन जो भी फर्म होंगी, कंपनी होंगी, HUF होंगी, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, पार्टनर होंगे, ट्रस्टी होंगे, ऑथर होंगे, कर्ता होंगे, इनको भी फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। डेडलाइन इनके लिए भी 31 मई।
जो लोग स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड कौन स्पेसिफाई करेगा? सीबीडीटी। तो सीबीडीटी ने जो जो ट्रांजेक्शंस बोली, अगर आपने उनमें से कोई ट्रांजेक्शन किया तब भी आपके लिए मैंडेटरी है। जहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई 20 लाख से ऊपर आप कैश जमा कराते हो, राइट, 20 लाख से ऊपर आप कैश जमा कराते हो बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो आपको पैन नंबर अप्लाई करना है, मैंडेटरी। कब तक करना है? 7 दिन पहले कर देना है, राइट। या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या असेसिंग ऑफिसर ने किसी को नोटिफाई कर दिया, किसी को बोल दिया कि भाई इन लोगों को राइट फाइल करना है, तो वो अपना पैन नंबर फाइल करेंगे, पैन नंबर अप्लाई करेंगे। या वॉलंटरी, जिसका मन हो बाकी सब कर दो, जिसका भी मन हो कर दो। फ्रेंड्स, आज का टाइम ऐसा है कि आप इस लिमिट में फॉल करो मत करो, फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बिना पैन नंबर के होती ही नहीं है। आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओ, आपको पैन नंबर खुलवाना है। आप कोई प्रॉपर्टी की कोई डीड सेल परचेज किया आपने, कोई रजिस्ट्री कराने जाओ, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। तो आजकल फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पैन नंबर मैंडेटरी है। तो ये लिस्ट केवल एग्जाम के लिए है, प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को बहुत सारी चीज़ों के लिए पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। इसलिए फ्रेंड्स, आज हर इंसान के पास जो भी 18 साल क्रॉस करता है, इमीडिएटली सबसे पहले क्या काम करता है? पैन नंबर अप्लाई कर देता है, राइट। चलो जी, देन फिर ट्रांजेक्शन वेयर पैन इज टू बी मेंशन्ड, ये करेंगे फ्रेंड्स कल, ठीक है। यहां तक फ्रेंड्स कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, इसके आगे का कल करेंगे, इसके आगे का कल करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेरी है तो फ्रेंड्स पूछ लो यहां तक। क्लासेस फ्रेंड्स पसंद आ रही है तो क्लासेस को लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी करना, सो दैट फ्यूचर के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए, राइट फ्रेंड्स। चलो जी, कुछ क्वेरी है तो फ्रेंड्स मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, अदरवाइज आज की क्लास यहीं पर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए फ्रेंड्स क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगली क्लास फ्राइडे सेम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।